अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं ज़ुबैर डिस्कवरी। दोस्तों, आप सब अर्तुगरुल गाज़ी को तो जानते होंगे और साथ ही उस्मान गाज़ी को भी जानते होंगे, जो कि बहुत बहादुर, सच्चे और पक्के मुसलमान थे, जिन्होंने अपने कुर्बानी और असूलों के बलबूते पर दुनिया के नक्शे पर सबसे बड़े 3 बराए-आज़मों पर सवा 600 साल तक हुकूमत की। वो सल्तनत सवा 600 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर रही। सवा 600 साल गुजरने के बाद इनकी नस्लों में अय्याशियाँ आ गईं। इन हुक्मरानों में अय्याशियों के साथ-साथ कई बुराइयों ने जन्म लिया, जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया ज़वाल का शिकार हो गई। पहली जंग अज़ीम के बाद सल्तनत उस्मानिया इस कदर दिवालिया हो गई कि एक मुआहिदा किया गया। इस मुआहिदे ने तुर्की को इस कदर मुआशी ज़ंजीरों में जकड़ा कि तुर्की एक आज़ाद रियासत तो रहा, लेकिन अपने ही घर में कैद होकर रह सा गया। दोस्तों, इस मुआहिदे को मुआहिदा लौज़ान कहते हैं। ये मुआहिदा 1923 में हुआ, जो कि 2023 में ख़त्म होने जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि अब तुर्की क्या चाहता है? तुर्की क्या प्लानिंग कर रहा है? तुर्की की निगाहें किस मकसद पर हैं? क्या तुर्की दोबारा से सल्तनत उस्मानिया को ज़िंदा कर पाएगा या कुछ और प्लानिंग है? आज हमारी गुफ्तगू इसी मुआहिदे पर होगी और ये बात होगी कि तुर्की क्या चाहता है। इस बात की तफसील में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ हिस्ट्रिकल वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, चलते हैं इस मुआहिदे के सबसे अहम तरीन नुकात पर, जो कि 5 नुकात हैं, जिनकी वजह से तुर्की मफलूज होकर रह गया पिछले 100 सालों में। अगर ये मुआहिदा ना हुआ होता तो आज अमेरिका की जगह, चीन की जगह, रूस की जगह तुर्की सुपर पावर होता। नुकता यह है कि सल्तनत उस्मानिया ख़त्म कर दी जाएगी। सल्तनत उस्मानिया के जानशीनों को बाद में कत्ल किया गया, बाज़ को जिला वतन किया गया और कुछ के बारे में तो मालूम ही नहीं कि वो कहाँ गए। दूसरी पाबंदी ये थी कि इस्लाम को तुर्की से ख़त्म कर दिया जाए। वो पूरी तरह तो मुसलमानों में से तो इस्लाम को ख़त्म नहीं कर सके, लेकिन तुर्की की सरकारी मज़हब से उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। इसकी बड़ी दलील ये है कि खिलाफत पर पाबंदी लगा दी गई। दोस्तों, शुरू में इस मुआहिदे के आगाज़ में सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के फ़ौरन बाद तुर्की में तो अज़ान देने पर भी पाबंदी थी, लेकिन अवाम के दबाव की वजह से इस पाबंदी को ख़त्म करना पड़ा। तीसरी पाबंदी ये थी कि तुर्की अपने मुल्क से या दुनिया के किसी भी इलाके से दूसरे ममालिक से ड्रिलिंग करके पेट्रोल नहीं निकाल सकता। चौथी पाबंदी, जो कि मेरे मुताबिक सबसे बड़ी पाबंदी थी, आपको इन पाबंदियों में से सबसे बड़ी पाबंदी कौन सी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चौथी पाबंदी ये थी, इस्तांबुल में एक समुंदर का किनारा लगता है जो दुनिया की तिजारत का रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। जिस रास्ते को आलमी तिजारत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, इस रास्ते को बैनुल अक़वामी करार दे दिया गया। इसका मतलब ये था कि तुर्की यहाँ से गुजरने वाले किसी भी जहाज़ से टैक्स वसूल नहीं कर सकता। मेरे मुताबिक तो ये सबसे बड़ी पाबंदी थी। इसके बाद दोस्तों, सुनने में ये भी आया है कि तुर्की लोग जब काबे में जाते हैं हज के लिए या उम्रे के लिए, तो काबे के साथ सिमट कर रो रो कर ये दुआएं करते हैं कि या अल्लाह, या रब्बे करीम, हमसे नाराज़गी ख़त्म कर और हमें रोज़ा रसूल और अपने अपने घर की मेज़बानी का शर्फ फिर से अता फरमा। दोस्तों, 1923 से पहले हाजियों की और उम्रा ज़ायरीन की मेज़बानी का शर्फ तुर्क वालों को हासिल था, लेकिन 1922 से आज तक शेख आले सऊद और उनकी औलाद सरअंजाम दे रही हैं। आले सऊद खुद को सऊदी अरब का बादशाह कहलाते हैं। तुर्की का अगला कदम क्या है? तुर्की क्या करने जा रहा है? 2023 के बाद, इस मुआहिदे के ख़त्म होने के बाद तुर्की क्या प्लानिंग कर रहा है? 2023 के बाद सबसे पहला कदम जो तुर्की उठाएगा वो ये होगा कि तुर्की अपने मुल्क से ड्रिलिंग करके पेट्रोल निकालेगा और अपनी मईशत को खुद कफील करेगा। इसके बाद तुर्की इस्तांबुल नहर बनाएगा। जी हाँ, एक ऐसी नहर जो आने वाले वक्त में आलमी तिजारत की रीढ़ की हड्डी बन जाएगी, जिसके बगैर आलमी तिजारत मुमकिन ही नहीं हो सकेगी। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया की आलमी तिजारत सारी की सारी तुर्की की मुट्ठी में होगी। इसके बाद ही पाथ फोरस इस्तांबुल के उस किनारे पर, जहाँ जिस किनारे को बैनुल अक़वामी करार दिया था, उस किनारे से टैक्स वसूल करेगा और खूब ज़र मुबादला कमाएगा। आपने ये तो गौर किया होगा कि दुनिया में कहीं भी किसी भी मुल्क में अगर मुसलमानों पर कोई जुल्म होता है तो सबसे पहले तुर्की आवाज़ बुलंद करता है। तुर्की को क्या ज़रूरत है? तुर्की क्यों पाकिस्तान से, भारत से, चीन से, ईरान से अपने ताल्लुकात मजबूत कर रहा है? क्योंकि तुर्की मुसलमानों में अपनी अहमियत उजागर कर रहा है। तुर्की अपने इत्तेहादी इकट्ठे कर रहा है। मुसलमान ममालिक में सबसे ज़्यादा करीबी तुर्की पाकिस्तान से है, क्योंकि पाकिस्तान ही मुसलमानों में वाहिद कौम एटमी ताकत है जो ज़रूरत आने पर तुर्की का साथ दे सकती है। तुर्क लोगों की ये ख्वाहिश है कि उन्हें मक्के और मदीने की मेज़बानी का शर्फ दोबारा हासिल हो, बाकी उन्हें कुछ भी मैसर ना हो। लेकिन
सऊदी अरब की मईशत मक्के और मदीने में आने वाले ज़ायरीन पर मुनहसर है। अगर वो लोग मक्के और मदीने की मेज़बानी को छोड़ दें तो सऊदी अरब बिल्कुल दिवालिया हो जाएगा। बेशक वहाँ से पेट्रोल तो वाफर मकदार में निकलता है, लेकिन पेट्रोल की सनत पर कोई भी मुल्क ज़्यादा लंबे अरसे तक इन्हिसार नहीं कर सकता, क्योंकि यह कुदरती ज़रिया है जो कि कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो ऐसे में तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान फैसला वोटिंग पर चला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, चीन, वस्ती एशिया समेत भारत का वोट भी अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। दोस्तों, ये बातें आपको बताने का मकसद यही था कि आप तुर्की की अहमियत को समझें, तुर्की के साथ अपनी मोहब्बत को समझें और वो वक्त याद करें कि कभी मुसलमान भी दुनिया में सुपर पावर थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब खिलाफत का ओहदा फिर से कायम होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आज की हमारी इस वीडियो में हमसे कोई गलती या कोई खराबी हो गई हो या हमारी नॉलेज में कोई कमी रह गई हो या हमने कोई गलत बात शेयर कर दी हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर गाइड कीजिएगा और हम इस गलती को आइंदा ना दोहराने की पूरी